पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के इंट्रोडक्शन को देखा और उसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ करंट के फार्मूला को देखा, जिसका फार्मूला हमें मिला I = Q / T, where I is the intensity of current, Q is the total charge which flow through the cross section of the conductor in one direction in time t, that is charge flow in per second is called intensity of current। ये हमने पिछले क्लास में देखा। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रिक करंट के केस में करंट के बारे में हमने दो जो इम्पोर्टेंट बातें देखी कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए जरूरी है कि पार्टिकल होने चाहिए, उनके पास एनर्जी होना चाहिए और वो फ्लो करने चाहिए। तो ये दो कंपलसरी चीज़ें हैं कि पार्टिकल हो और वो फ्लो करे। तो मेटल्स के केस में, सॉलिड के केस में ये जो फ्लो करते हैं, पहले ये समझेंगे हम लोग कि हर कंडीशन में हम सॉलिड की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, तो इसमें जो चार्ज को लेकर के जो फ्लो करेंगे उसका हम लोग नाम रखेंगे चार्ज कैरियर। चार्ज को कैरी करने वाले जो पार्टिकल होंगे उनका नाम क्या होगा? चार्ज कैरियर। तो हमने देखा कि सॉलिड के केस में चार्ज फ्लो करते हैं, जो कंडक्टर होते हैं उस कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं। तो उस केस में चार्ज को कैरी करने वाला, चार्ज को फ्लो कराने वाला, इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? तो जो जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी होगी उसको हम बोलेंगे चार्ज कैरियर। लिक्विड के केस में हमने चेक किया, लिक्विड में भी चार्ज फ्लो करता है, तो लिक्विड में चार्ज फ्लो करता है, उस केस में इसकी जिम्मेवारी जिसके पास होगी उसे हम बोलेंगे चार्ज कैरियर। और गैस के केस में तो हम लोग एक एक करके ये देखेंगे कि सॉलिड के केस में, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में और गैसेस के केस में ये चार्ज कैरियर की जिम्मेवारी किसके पास होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स। मेटल्स में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? तो हमने पिछले क्लास में देखा कि मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को चलाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन चलता है, तो वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के केस में वो हमारा चार्ज कैरियर है, नेगेटिव चार्ज। तो बाकी जो उसके साथ प्रोटॉन होते हैं उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, चार्ज उसके पास भी होती है लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा है, उसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, वो फ्लो नहीं करता। इसलिए मेटल के केस में जो चार्ज कैरियर की है, चार्ज को कैरी करने की जिम्मेवारी किसके पास होती है? इलेक्ट्रॉन्स के केस में पास में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल के केस में चार्ज को कैरी करने का काम इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो मेटल के केस में चार्ज कैरियर कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो हमारे चार्ज कैरियर कौन होंगे? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें H+ Cl-, ये दोनों, ये प्लस है, कैसे बने यहाँ से? तो किसी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, किसी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन। जिसमें इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर का काम, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इस केस में जो चार्ज को कैरी करेंगे वो होंगे आयंस। तो हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसको? कैटायंस। और क्या होता है? एनायंस। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो चार्ज कैरियर का जिम्मेवारी उठाते हैं वो कौन होते हैं? कैटायंस, एनायंस। ये दोनों ही फ्लो करते हैं। ये कैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज में फ्लो करता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयन में फ्लो करते हैं, नेगेटिव आयन में फ्लो करते हैं, ये दोनों ही फ्लो करते हैं। तो इस केस में जो चार्ज को लेकर के चलने का काम होते हैं ये किसके पास होते हैं? आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो कैटायंस और एनायंस चार्ज कैरियर का काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा क्या गैस में भी चार्ज फ्लो करता है? तो आंसर है गैस इज अ बैड कंडक्टर। गैस में चार्ज फ्लो का परमिशन नहीं होता है। तो अगर चार्ज फ्लो गैस में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं तो फिर हमारी ये ट्यूबलाइट कैसे जलती है? तो इसके लिए मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, उसमें आप देखेंगे जो आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें बताया था कि जब हम किसी कंडक्टर में चार्ज भरते जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड K∿R² ये स्ट्रॉन्ग होते चले जाती है। और ये स्ट्रॉन्ग होते होते इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q∗E, ये इतना ज़्यादा फोर्स अपने बाहर के एयर के एटम पे लगाता है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है।
तो इस तरह हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके एटम को अपने पास खींच लेता है, तो इन चार्ज को अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एयर से भी इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, यहाँ पर एयर के एटम से। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि गैसेस में चार्ज कैरियर कौन होंगे, तो हम बोल सकते हैं चार्ज कैरियर, तो हम बोलेंगे नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर। बट एट लो प्रेशर, बट एट लो प्रेशर पे जब हम गैस को भरेंगे तो उसमें हम कम वोल्टेज में भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं। कम वोल्टेज में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, इसकी पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होगा, और ये बाहर में फोर्स लगा करके इसके एटम में इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेते हैं। तो इसमें जब हम लो प्रेशर में गैस को भरेंगे उस केस में हम कम वोल्टेज में भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं। क्या लिखेंगे? बट एट लो प्रेशर इलेक्ट्रॉन लीव एटम, इलेक्ट्रॉन लीव एटम and becomes charge लो प्रेशर। तो आपको ये तीनों बातों को याद रखना है कि मेटल के केस में हमारा चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा? मेटल के केस में चार्ज कैरियर काम इलेक्ट्रॉन करेंगे। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा? तो कैटायंस, इसमें आयंस काम करेंगे। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन और एनायन, क्योंकि ये दोनों ही फ्लो करेंगे। अच्छा, गैसेस के केस में चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर गैस, चार्ज को फ्लो का परमिशन नहीं देता है। तो उस केस में जब हम गैस को लो प्रेशर पर भरते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से एटम के एयर के एटम में भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरह से हमारा चार्ज चलता है। तो यहाँ पर हमने बताया एट लो प्रेशर इलेक्ट्रॉन लीव एटम एंड बिकम चार्ज कैरियर। तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो एटम से निकलेगा वो हमारा चार्ज कैरियर का काम करेगा। तो इस तरह से आपको ये तीनों की तीनों बातें याद रखना है। चार्ज कैरियर मेटल के केस में, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, और गैसेस में केस में कौन कौन से होते हैं। ओके, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप कैसे कर सकते हैं। अभी आपको बताया कि अगर चार्ज हमारा फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। सपोज 10 to the power 29, 10 to the power 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे पड़े हैं। हमने क्या किया, इसमें इसको एट रूम टेम्परेचर पे रखा, रूम टेम्परेचर, या फिर इसको हमने हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर। तो इसके अंदर जो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, क्योंकि हम चार्ज कैरियर को जान चुके हैं, इसके जो चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस रूम टेम्परेचर को हो या हाई टेम्परेचर को हो, इसने थर्मल एनर्जी इससे एक्सेप्ट किया। इस इलेक्ट्रॉन के पास में, इस चार्ज कैरियर के पास में अब एनर्जी चली आई। कहाँ से आई? रूम टेम्परेचर से ले लिया। चाहे अगर हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया तो हाई टेम्परेचर से लेकर के इसने एनर्जी अपने पास डेवलप कर ली। एनर्जी डेवलप करने के बाद ये क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो अभी हमने बताया कि जब चार्ज फ्लो करेंगे तो उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, उसे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है। लेकिन यहाँ पर क्या समस्या है? तो हमने जब इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला को देखा I = Q डिवाइडेड बाय T, तो इसको आपने डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर पर सेकंड इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम ऐसे खड़े हो गए, हमने यहाँ पर एक दरवाजा लगा दिया और इस डायरेक्शन में हम देखते हैं चार्ज कितना फ्लो किया पर सेकंड। एक सेकंड में जितने चार्ज फ्लो किए उसको हमने टोटल कैलकुलेट किया और उतने ही चार्ज एक सेकंड में तक हुआ, वही हमारे करंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन रूम टेम्परेचर से या हाई टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन किया है, उसको लेने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इनके पास अपनी स्पीड होगी, अपनी एक वेलोसिटी होगी, उस इसको हम बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी।
ये इलेक्ट्रॉन को मिल जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, सपोज 10 टू द पावर 29 इतने सारे इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 लाख इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चले। हमने यहाँ पर गेट लगाया और हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे। 1 सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे, वही हमारा इंटेंसिटी ऑफ करंट होगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो हमने देखा कि 1 सेकंड में सपोज 1 लाख इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल करके जाता है और उसी समय 1 लाख इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में चल करके आता है। इसके नंबर इतने ज्यादा है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो सपोज 1 लाख इलेक्ट्रॉन इस राइट डायरेक्शन में गए, 1 लाख इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में गए। हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितने क्रॉस किए। हमने लिखा 1 लाख प्लस में और फिर माइनस में, और दोनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या हो गया 0। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करीब करीब क्या होते हैं 0, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन वो फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर हमने लेफ्ट राइट ना देख करके अगर इस अपोजिट डायरेक्शन अंदर की ओर बाहर की ओर देखा तो जितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया क्रॉस करेंगे करीब करीब उतने इलेक्ट्रॉन उस एरिया क्रॉस करेंगे। तो हमसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे कि इस क्रॉस सेक्शन को 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया, कितने चार्ज कैरियर ने क्रॉस किया, तो उसकी वैल्यू 0। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी होती है, उसके पास मूवमेंट भी होता है, वो फ्लो भी करता है, लेकिन उससे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं होती। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का कंडीशन है कि एक डायरेक्शन में जितने चार्ज फ्लो किए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जितने चार्ज फ्लो करेंगे पर सेकेंड, उसी को हम बोलेंगे क्या? इंटेंसिटी ऑफ करंट। तो अगर इस तरह से चार्ज के पास एनर्जी होती भी है, वो फ्लो भी करता है, लेकिन उससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनती है। तो रूम टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं होती। तो अगर इससे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं होती है तो हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे बना सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट तभी बना सकते हैं जब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें। अगर सभी एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर एक पार्ट को, एक लाइन को ऐसा क्रॉस करेंगे, तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता सकते हैं कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, कितने चार्ज कैरियर ने 1 सेकंड में पास किया। हम उसमें इंटेंसिटी ऑफ करंट बोल सकते हैं या उसे हम करंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो करंट नहीं बन रहा है। तो करंट बनाने के लिए अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गया? करंट बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर हैं उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराया जाए। तो एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए हमें उसके ऊपर एक ऐसा धक्का लगाना पड़ेगा, एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में खिसक जाएं, एक डायरेक्शन में मुड़ जाएं। तो यहाँ पर जो हमने एक वर्ड यूज किया खिसक जाना, जैसे ये यहाँ पर नदी है, ये ऐसा फ्लो हो रही है, यहाँ पर ये बड़ी सी नदी है, यहाँ पर एक बोट ऐसा चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और इसमें वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे इस तरफ भी खिसकता चला रहा है। फाइनली हम बोट को क्या देखते हैं? फाइनली बोट को हम यहाँ देखते हैं, ये आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये खिसकता चला जा रहा है। तो ये जो वर्ड हमने यूज किया, ये खिसकना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होना, क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट होना। अब हमारा मेन मकसद क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक करंट बनाना चाहते हैं तो हमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एक तरफ ही मूव कराना पड़ेगा। इसके लिए हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जैसे नदी इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसको ऐसे खिसका खिसका करके यहाँ पर ले आएंगे। ये आगे भी बढ़ा है और खिसक करके इधर भी चलाया है, तो जो ये इधर जाने वाली थी ये थोड़ा सा खिसक करके इधर चले। इसकी अपनी एक स्पीड होगी और ये खिसकने वाला अपना एक स्पीड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन, देखिए जैसे हम यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कंडक्टर है, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन है एक इधर मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव कर रहा है, तीसरा इधर मूव कर रहा है, चौथा इधर मूव कर रहा है। रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पर कुछ डायरेक्शन बताया। ये सभी क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है इनके पास? थर्मल एनर्जी है। कौन सा स्पीड है इनके पास? इनके पास थर्मल स्पीड है, इनकी थर्मल वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। थर्मल स्पीड अप्रॉक्स 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। हम क्या चाहते हैं? ये सभी इधर चले जाए, इस तरफ खिसक करके इसकी डायरेक्शन हो जाए। तो हमें फोर्स लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कैसे लगाएंगे? आंसर उसको अट्रैक्ट करके।
इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं और अगर उसको एक तरफ खिसकाना है तो उसको पॉजिटिव चार्ज लगा के उसको अपनी ओर खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें पोटेंशियल डेवलप करते हैं। हमने यहाँ पर यूज किया प्लस और यहाँ पर क्या यूज किया, माइनस। जब यहाँ पर हमने प्लस और यहाँ पर माइनस यूज किया तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। ठीक यहाँ पर पोटेंशियल हमारा चेंज हो रहा है और हमने क्या पढ़ा है, dV by dr equal to E। तो इसका एक पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डेवलप हो जाएगा। ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया E। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाया इसने, E। बगल में देखिए, तो ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में फोर्स लगाया, इन सभी चार्ज के ऊपर में फोर्स लगाया। सपोज सभी चार्ज की वैल्यू सेम है -E, नेगेटिव चार्ज, हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -E से इंडिकेट किया, तो इसके ऊपर E इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन सभी का मास भी मान लीजिए सेम है m और सब पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो सबके ऊपर फोर्स लगेगा। तो सबके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फार्मूला होता है Q × E और यहाँ पर Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू क्या है, -E, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -E × E। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर में फोर्स लगेंगे। क्यों हमने फोर्स लगाया, कारण बताया कि हम इसलिए फोर्स लगाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हम सभी को एक डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहते हैं। एक डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज के सामने क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल डेवलप किया, यहाँ पर हमने लगाया प्लस और यहाँ पर लगाया माइनस। इस प्लस ने माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेचर के हिसाब से, फोर्स के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो होता क्या है, जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ये सपोज इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था। जब हमने यहाँ पर प्लस लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप किया तो ये अपने डायरेक्शन से थोड़ा खिसक गया ऐसा। तो ये हमने साइज को बहुत बड़ा बनाया है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, बस हम समझाने के लिए उसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसके लेंथ को। तो ये फाइनली कहाँ जाएगा, तो आंसर है इसका आंसर वेक्टर रिजल्टेंट की ओर। तो ये जो इधर जा रहा था ये खिसक करके ऐसा इधर की ओर पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ये हो गया। ये इधर जा रहा था, इसको हमने इधर फोर्स इसने इधर फोर्स लगाया, इधर की ओर उसको एक्साइट किया, ये रिजल्टेंट ये इधर से ऐसा मुड़ जाएगा, इसका डायरेक्शन भी इधर की ओर। तो हम क्या देखेंगे कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा, -E फोर्स लगा। इस फोर्स के कारण ये थोड़ा सा खिसक गए। इसने अपनी जो ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल वेलोसिटी है, उसने अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं छोड़ी। जैसे पानी में तैरते समय वो बोट अपना स्पीड चलता है, बस थोड़ा थोड़ा खिसकता चला जाता है। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अपने जो उसके रास्ते थे उससे थोड़ा खिसक गए और हमने इस खिसकने को क्या बोला हुआ है, ड्रिफ्ट होना। तो ये हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, इधर चले गए, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्यों, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के लिए इसने फोर्स लगाया, कितना, F = -E की फोर्स लगाया, जिससे ये सभी इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ड्रिफ्ट हो गए। हमें क्या निकालना है, हमें क्या कैलकुलेशन करना है। अच्छा, ड्रिफ्ट होने से क्या हुआ, क्या इससे इलेक्ट्रिक करंट बने। तो हम क्या देखते हैं कि अब जब हम यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ऐसा लगाते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन इसके तरफ, भले ही इसके स्पीड पहले 10⁵ मीटर/सेकंड था और मान लीजिए ड्रिफ्ट की वैल्यू 10⁻⁻1 मिलीमीटर/सेकंड हो गई। ड्रिफ्ट की स्पीड, जिस स्पीड से ड्रिफ्ट हुआ, पहले इसकी स्पीड 10⁵ मीटर/सेकंड, अभी 10⁻⁻1 मिलीमीटर/सेकंड। ये किसकी स्पीड है, उसकी ड्रिफ्ट होने की स्पीड है, यानी कि इसकी बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये इसकी थर्मल वेलोसिटी है। तो जब इधर वो ड्रिफ्ट हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सभी एक डायरेक्शन में हल्के हल्के खिसक गए, हल्के हल्के ड्रिफ्ट हो गए। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है I = Q/T, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q = NE/T। तो ये N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना छोटा सा खिसकने से क्या होगा, तो आंसर है सिर्फ छोटा सा खिसकने को मत देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या बताया था,
10 to the power 21, 10 to the power 29, 10 to the power 25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इस एरिया को क्रॉस किए, अब तब हमारे जवाब में जो आंसर आया कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो एक बहुत बड़ी वैल्यू जब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करेंगे तो हम वहां पर उसके इंटेंसिटी के वैल्यू को बता पाएंगे और हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ना कि थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या उसमें चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर रहे हैं? आंसर है फ्लो जरूर कर रहे हैं, मगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि क्रॉस सेक्शन पे जब हमने चेक किया तो उसकी वैल्यू करीब करीब हमने 0 मानी। लेकिन इस केस में जो हमने फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, प्लस फिर अट्रैक्ट किया, जिससे बहुत ज्यादा संख्या में हमने फॉर्मूला पढ़ा I = Q/T, Q = N × E, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पर I के वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब इसमें अब करंट डेवलप हुआ। तो यहाँ जो बोला हाउ डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, तो हमने क्या बोला, एक कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, सभी एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को बनाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है या किसके कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट होने के कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जाता है। लेकिन फिजिक्स में बात होती है कैलकुलेशन की। हमने बोला कि ये तो ऐसा खिसक गया, ड्रिफ्ट हो गया, इसके कारण हम इसके कारण देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर डेवलप हुआ। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट होने के बाद इसकी वेलोसिटी बनी है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम कैसे निकालेंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं कैसे इसको निकाला जाए। तो हमारा टॉपिक है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने आपको बताया कि जब हमने किसी कंडक्टर के दोनों क्रॉस सेक्शन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स के कारण वो सभी चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, जिसके कारण वो हल्के हल्के खिसक गए और ड्रिफ्ट हुए। और हमें निकालना है उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते समय हम एक्चुअली में क्या निकालना चाहते हैं, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, यहाँ पर चार्ज चले, ये ड्रिफ्ट हुआ, इसकी वेलोसिटी पहले यहाँ हो गई, सपोज ये v1, दूसरे की वेलोसिटी हो गई, ये जो वेलोसिटी हुई इसकी हो गई v2, तीसरे की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई v3। तो सभी की वेलोसिटी अलग अलग है, सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग है। तो जब वैल्यू अलग अलग होते हैं, इसकी ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी है v1, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, तो अगर सभी के, क्योंकि इन सभी का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी था वो सभी अलग अलग थे, सभी के ऊपर फोर्स लगा, किसी की स्पीड कम थी उसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा, किसी की स्पीड ज्यादा थी उसके ऊपर कौन सी स्पीड, थर्मल वेलोसिटी। तो सबकी वेलोसिटी जो हो गया v1, v2, v3, मान लीजिए ये हो गया हमारा vn, सभी की वेलोसिटी अलग अलग हो गई। तो इन सभी को हम एक नंबर बताना चाहते हैं। तो जब हमारे वैल्यूज अलग अलग होते हैं तो हम क्या बताते हैं, जैसे हमारे स्कूल में हमारे मार्क्स आते हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट है, 5 का अलग अलग मार्क्स आते हैं, तो हम क्या बताते हैं, उन सभी का एवरेज। तो उसी तरह हमारे जब यहाँ पर सभी के वेलोसिटी अलग अलग हैं तो हम क्या बताएंगे, इनका एवरेज। और इसी एवरेज वेलोसिटी को, कौन सी एवरेज वेलोसिटी, तो वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए हैं, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए हैं, इधर ड्रिफ्ट हुए हैं, तो हम बोलेंगे इसके पॉजिटिव एंड की ओर ड्रिफ्ट हुए हैं। कब ये पॉजिटिव एंड की ओर, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जिस वेलोसिटी, जिस एवरेज वेलोसिटी से जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इनके तरफ ड्रिफ्ट हुए हैं, उसी को हम बोलेंगे, उसी वेलोसिटी का नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम इसमें एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या देखा, एवरेज वेलोसिटी। हम बोल के क्या, एवरेज वेलोसिटी
with which electrons gets drifted towards positive end under influence of external electric field applied. Okay. तो इसको हम क्या डेफिनेशन तैयार किया कि वो एवरेज वेलोसिटी with which electron gets drifted towards positive end. इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं तब अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओके, अप्लाइड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमें उसी एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को निकालना है कि किस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए। तो अगर हम बोलेंगे कि उसके ऊपर फोर्स लगा है तो फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए। कितना फोर्स लगा है, तो हमने उसके एक्सप्रेशन को लिखा है फोर्स कितना लगा था, तो इसका हमने क्या नाम बताया था, माइनस ई फोर्स, क्यू की जगह माइनस ई पुट किया। इतना फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा तब जाकर वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हुए हैं। तो हमें वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है v is equals to u plus at, u क्या है, तो इस केस में जब हमने बोला कि u जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो हमने आपको बताया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी का क्या नाम बताया था, थर्मल वेलोसिटी, यानी वो पहले थर्मल वेलोसिटी से चल रही थी, बाद में हमने फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके, अब उसकी वेलोसिटी पहले u थी, अब उसकी वेलोसिटी v हो गई है। क्यों? क्योंकि फोर्स के कारण वो एक्सेलरेट हुआ है। कितने देर तक एक्सेलरेट हुआ है, तो आंसर है t टाइम तक एक्सेलरेट हुआ। तो यहाँ पर इस t को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को, जैसे मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो चलते समय वो अपने पास के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, किसी एटम से टकराएंगे, कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद वो अपने डायरेक्शन को बदल करके दूसरी जगह टक्कर होंगे, लेकिन सभी का फाइनल डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एंड की होगा। तो ये चार्ज हमारा एक्सेलरेट तो होगा, लेकिन हमें बताना है कि ये चार्ज कब तक एक्सेलरेट होता रहेगा। आंसर है जब तक उसके ऊपर फोर्स लगता रहेगा तब तक वो एक्सेलरेट होता रहेगा। तो यदि हम इसके इनिशियल वेलोसिटी u को हम मान लेते हैं 0, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a into t, a फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर जितने देर तक वो एक्सेलरेट हुआ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये अगर कंडक्टर है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो चल करके ये इससे टकराया है, टकराने के बाद ये इसके बहुत करीब में है, फिर इससे टकराया है, फिर ये इससे टकराया है, और इस तरह से टक्कर होते हुए ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस की ओर चला आ रहा है, ये प्लस फोर्स लगा रहा है, ये इसकी ओर ड्रिफ्ट हो रहा है, इसकी ओर चला आ रहा है। तो यहाँ पर जब ये कॉलिजन होता है, इसके बीच का जो समय होता है, देखिए यहाँ पर ये दो कॉलिजन में भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, मगर यहाँ टक्कर पर स्टॉप, फिर ये चलता है, फिर ये कॉलिजन होता है, फिर ये कॉलिजन होता है। तो इतने देर तक इसका टाइमिंग कितना होगा, जितने देर तक एक्सेलरेट हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा था, लेकिन जब कोलाइड किया तो इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है। और हमें कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, जो हमारा पॉजिटिव एंड ने इसके ऊपर लगाया है। तो हमने इसके टाइम को मान लिया, फर्स्ट टाइम को मान लिया t1, इसको मान लिया t2, इसको मान लिया t3, ये हो गया t4, इसी तरह मान लीजिए tn। दो कॉलिजन के बीच का टाइम, दो कॉलिजन के, दो लगातार कॉलिजन, ये फर्स्ट कॉलिजन, ये सेकंड कॉलिजन, ये थर्ड कॉलिजन, तो टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन, इतने देर तक, यानी कि जब ये इसके यहाँ से चला था तो यहाँ से चलते समय इतने दूर तक आते समय, यानी t1 टाइम तक वो बिल्कुल रिलैक्स था। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि वो बैठा हुआ था, स्टॉप, वो चल रहा था, मगर उसको उस समय वो किसी टकरा नहीं रहा था, कहीं पर वो झगड़ा नहीं कर रहा था, लड़ नहीं रहा था। तो इतने दूर तक आया, और ये जो इतने देर तक ये रिलैक्स था, t1 टाइम तक रिलैक्स था, फिर टक्कर हुई, फिर t2 टाइम तक रिलैक्स था, फिर टक्कर हुई, फिर t3 टाइम तक रिलैक्स था, फिर टक्कर हुई। तो हमने इस टाइम का एक नाम रखा,
और इस टाइम का नाम रखा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें रिलैक्सेशन टाइम को समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्यों, क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू को पुट करना है, कितने देर तक एक्सेलरेट, t टाइम तक। तो हमें क्या देखा कि टाइमिंग तो दो कॉलिजन में अलग अलग है, T1 है, T2 है, कहीं पर इसके इलेक्ट्रॉन अलग दूर में है, कहीं पर इसके एटम पास में है। तो कॉलिजन, दो कॉलिजन का समय कांस्टेंट है, ये जरूरी नहीं। और जितने देर तक ये टकरा नहीं रहा है, चल रहा है, उस टाइम का हमने क्या नाम रखा, रिलैक्सेशन टाइम। तो हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड between two consecutive collision is called relaxation time। दो कॉलिजन के बीच का, यानी फर्स्ट टक्कर, इसके टकराने के पहले जितनी देर तक रिलैक्स था, वो आराम से चल रहा था, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो अभी यहाँ हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम भी अलग अलग है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है तो उस केस में हमें क्या पता है, जब वैल्यूज अलग अलग होती हैं उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एवरेज। तो यहाँ पर हम इन सभी टाइम का एवरेज निकालते हैं। फर्स्ट टक्कर में टाइम लगा T1, T2, मान लीजिए थर्ड में T3, इस तरह Tn, इन सभी को हमने ऐड किया और इसका एवरेज के लिए हमने n से डिवाइड किया, और इसका जो एक्सप्रेशन आया उसके लिए हमने बनाया है साइन टाउ। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। हमने इसके पहले भी टाउ पढ़ रखा है, टॉर्क, मगर वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर एरो का साइन नहीं है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और इसके समय हमने क्या बना दिया, एवरेज। तो अब देखिए यहाँ पर, और रहा बात हमारा एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। हमने फोर्स कितना बताया, फोर्स कितना लगा था, तो सबके ऊपर फोर्स लगा है माइनस ई, और मान लेते इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, m। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी तैयार है, अब हमारे पास ये टाइम भी तैयार है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोलते हैं तो उसकी वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को यदि हम गिवन मानते हैं तो ये होता है -e/m, और ये हो जाता है T1। फर्स्ट वेलोसिटी के लिए हमने मान लीजिए कि टाइम क्या है, T1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो उसी तरह से अगर हम V1 में जैसा अगर हम सभी का एवरेज निकालना चाहेंगे, V एवरेज, तो इसमें हमारा चार्ज भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सभी इलेक्ट्रॉन पे सेम है, सभी के मास भी सेम है, तो ये कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो ये नहीं बदलने वाला तो क्या हो जाएगा, -e/m। अब ये टाउ, ये T1, तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए माना T1, लेकिन जब हम सभी का एवरेज निकालेंगे तो हमें टाइम का भी एवरेज निकालना पड़ेगा, और उन सभी टाइम के एवरेज का सिंबल हमने क्या बनाया है, टाउ, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, टाउ। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आया -e/m टाउ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम पहले क्या डिक्लेयर कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या डिक्लेयर कर चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ये जो एवरेज वेलोसिटी का हमारा एक्सप्रेशन चला रहा है -e/m टाउ, यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हम क्या बोल सकते हैं, v drift is equals to -e/m टाउ। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। तो इसमें आप सभी के सिंबल को मतलब समझ रहे हैं, -e with the charge on one electron, e with the electric field, m with the mass of one electron, and tau with the relaxation time। आगे चल करके हम देखेंगे कि जब हम इसको हीट देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम से इसका क्या रिलेशन होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन होगा। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से एक लॉन्ग प्रोसेस से भी इसको बनाया गया है, जैसे सभी के इलेक्ट्रॉन के अलग अलग V1, V2, V3 वेलोसिटी निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। आप वो प्रोसेस बुक से देख सकते हैं, ये प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उस प्रोसेस को निकाल सकते हैं। ओके, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जब हम कंडक्टर को हीट करेंगे तो हीट होने से उसके रिलैक्सेशन टाइम में क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या एक्सप्रेशन है। ओके।